हाय फ्रेंड, जिस वीडियो का इंतज़ार था वो आपके बीच आ चुकी है। कक्षा 10 में यदि आपको पास होना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अंतिम है, रामबाण है, जो समझिए वो है। आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 नंबर का इस वीडियो में क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक ना। तो 30 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल से मिल गए होंगे, 70 नंबर एकदम सिलेबस अकॉर्डिंग कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। जो भी टाइम लगेगा, नोट्स और लिखने का तरीका दोनों इसमें बताया जाएगा। तो ये इस वीडियो का प्लस पॉइंट है जो अन्य लोग नहीं बताते हैं, ठीक ना। उस तरह आप किसी अन्य वीडियो पे जाएंगे तो एक देखेंगे, दो देखेंगे, खोज खोज के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो महामैराथन है, अंतिम निचोड़ है, एक बार में आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप जाएंगे एग्ज़ाम में झंडा गाड़ के आएंगे, नहीं गाड़ के आएंगे तो कमेंट में आपको जो आएगा वो लिख के चले जाइएगा। लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, ये अंतिम समझ लीजिए, आपके लिए संजीवनी का काम करेगी, एग्जामिनर बूस्टर का काम करेगी। इसके बाद ठीक ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये वीडियो देख के जाइएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, 5 नंबर का जीवन परिचय आता है काव्य से, 5 नंबर का गद्य से। तो हम लोग जीवन परिचय पहले तैयार करते हैं, 10 नंबर का अपना। तो इस पे फोकस हो जाइए। आप लोग लिखेंगे कैसे, इस टेक्निक को भी बताया जाएगा, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो देखिए, काव्य से जो जीवन परिचय आता है, 3 नंबर आपका आता है जीवन परिचय का, 2 नंबर आता है रचना का, ठीक ना। तो आपको दोनों बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले जीवन परिचय में कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरह 2-4 लाइन छोड़ के लिखना है ताकि आपको ये बात अच्छे से समझा सकें कि काफ़ी फुल हो रही है, ठीक ना, और जीवन परिचय सही लिखा रहा है। तो देखिए, हम लोग जो जीवन परिचय लिखेंगे काव्य से, वो हमारा सबसे पहले सूरदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं, तो इस साल भी रिपीट होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। इस तरह 2-4 लाइन में लिखेंगे प्रश्न उत्तर डाल के। फिर उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे, तो देखिए ऐसे लिखेंगे जीवन परिचय, ठीक। अब उसके बाद देखिए, थोड़ा सा हिंदी सब्जेक्ट है तो इसके बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ही लिखते हैं, ठीक ना। आप सिंपल भाषा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मैं भाषा प्रयोग किया हूँ उसको आप देखिए। हिंदी साहित्य के गगन ज्योतिर्मान नक्षत्र के भक्ति काल के सगुण सगुण कविधारा के कृष्ण उपासक कवि थे। ये जो थे भक्ति काल के कृष्ण उपासक कवि थे, ठीक ना। जो सूरदास थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति तथा लीलाओं का ऐसा सागर प्रवाहित किया है जो मन को मोह लेता है। तो आप इस बात को समझिए कि वो जो सूरदास जी थे, वो भक्ति, कृष्ण भक्ति वाले कवि थे और उनकी बाल लीला का वर्णन किया था, ठीक ना, जिससे मन में आनंद उत्पन्न हो, विभोर उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। इसके कारण मन में जो है आनंद उत्पन्न हो पाता है। ये आप लिख सकते हैं। ये नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ इतना आप लिखिएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक ना। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। 1478, 1478, 1478, मेरे साथ 3-4 बार आप कहिए, ठीक ना। 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए, मेरे साथ ही कहिए, आपको याद भी होता जाएगा। आगरा मथुरा रुनकता, आगरा मथुरा रुनकता, ठीक ना। आगरा मथुरा रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये जन्मांध थे, ठीक ना। इस विषय में थोड़ा मतभेद है, ठीक, इस विषय में थोड़ा सा मतभेद भी है लोगों के बीच। तो कब जन्म हुआ था, इस बात का आप जवाब दे दीजिए कमेंट में। 1478 कहाँ हुआ था, आगरा के मथुरा में रुनकता में, ठीक ना। रिपीट करते रहिए मेरे साथ ताकि आपको पूरी बातें याद हो जाए। और इनके जो देखिए, इनके भक्ति जो थे, ठीक ना, भक्ति के पद सुन के पुष्टि मार्ग संस्थापक वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया। यानी इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे, ठीक ना। इनके जो कृष्ण भक्ति वाले जो ये दोहे कहते थे, उनको सुन के इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल ने कृष्ण भक्ति कवियों का अष्टछाप नामक एक संगठन बनाया, ठीक ना। जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ, उन्होंने कृष्ण भक्ति कवियों की छाप का एक संगठन बनाया, सूरदास जिसमें सर्वश्रेष्ठ थे। सूरदास जी इसमें क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक। और सूरदास जी गौ घाट में कृष्ण के भक्ति के पद को आजीवन गाया करते थे, ठीक ना। एक गौ घाट नामक एक स्थान था जहाँ पे ये जीवन भर कृष्ण के वही भक्ति वाले गीत गाया करते थे।
और 1583 ईस्वी में परसौली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु, ठीक ना, हो गई। बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब दो बातें आपको यहाँ पे रिपीट करनी है मेरे साथी। जन्म कब हुआ था? 1478 में। कहाँ हुआ था? पारसौली में हुआ। अरे कहाँ हुआ था? रुनक्ता नामक ग्राम में, मथुरा में हुआ था, ठीक ना। और जो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? पारसौली में, ठीक। ये चीज़ें आपको नोट्स कर लेनी है। अगर नोट बना रहे हैं, नहीं नोट बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी रचनाओं पे मिलता है 2 नंबर। तो रचनाएं लिखने के साथ साथ उनके बारे में भी लिखना है। कम से कम आपको तो 2 लिखना ही लिखना है। तो देखिए, ये सूरदास मतलब इनका नाम था। तो देखिए, जो इनकी रचनाएं थी सुर से ही शुरू होंगी। सुर सागर, सुर सरावली, ठीक ना। तो सुर सागर में जो था, इसमें श्रीमद् भगवत सुरसागर के 1.25 लाख पदों में से केवल 6,000 ही उपलब्ध हैं, ठीक ना। मतलब जो उन्होंने 1.25 लाख पद लिखे थे, उसमें से केवल 6,000 ही उपलब्ध हैं। और सुर सरावली में देखिए, इसमें क्या है कि एक मतलब कि 1107 पद हैं, ठीक ना। इन्हें सुर का सार भी कहा जाता है, ठीक ना। और देखिए, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी क्या है कि इसमें 118 पदों का संग्रह, इसमें किसी एक विषय पे विवेचना नहीं की गई है, ठीक ना, वो अन्य विषयों पे है। और साहित्य में इनका स्थान आप जानते ही हैं, ये सूर्य के समान है, ठीक ना। हिंदी साहित्य के आकाश में ये सूर्य के समान है, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या। एक दोहा देखिए, देख लीजिए, दोहा अंतिम में रहेगा तो आपको और अच्छा नंबर दे के ही जाएगा। तो देखिए, सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत समान जहता कृत प्रकाश, ठीक ना। ये पूरा दोहा है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए, 5 नंबर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इसको पूरा ही आप देखेंगे। तुलसीदास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का जीवन परिचय। आपको 10 नंबर अगर लेना है तो इस वीडियो को देखिए। और आगे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे होता है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऊपर देखिए 5 नंबर का ये तो बहुत बार एग्जाम में आया, इतना बार आया कि कोई साल मिस ही नहीं करता है। तो बस देखिए, तुलसीदास ऐसे हेडिंग डालेंगे, ठीक ना, और जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालेंगे, 2-4 लाइन स्टेप छोड़ के, ठीक। अब हमको जो रटना है, इनका जीवन परिचय रटना है। तो सबसे पहले हम याद कर लें इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब। तो आप मेरे साथ 3 बार रिपीट कीजिए। इनका भी जन्म जब हुआ था, सन एकदम सही रहना चाहिए, 1532, 1532, 1532, ठीक ना। और मृत्यु जो हुई थी, देखिए मृत्यु जो हुई थी 1623, 1623, 1623, ठीक ना। तो जन्म और मृत्यु एकदम रेडी रहना चाहिए। तो मेरे साथ आपको याद हो गया होगा, जन्म कब हुआ था 1532 और मृत्यु कब हुई थी 1623। अब हम लोग थोड़ा डिटेल ले लेते हैं कि कब क्या हुआ था। तो देखिए, प्रभु श्री राम के शील शक्ति का सौंदर्य बढ़ाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक। इनके गांव का नाम जो था वो राजापुर था और जिला जो था वो बांदा था, ठीक ना। थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया गया है। कुछ लोग जबकि कहते हैं कि इनका जो हुआ था जन्म, ठीक ना, एटा जिले के सोर नामक ग्राम में हुआ था। इनके भी जन्म के विषय में मतभेद है। तो एक बार गांव जानिए कि बांदा जिला के राजापुर ग्राम में, एक जानिए एटा जिले के सोर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। इनके पिताजी थे आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए। माता जो थी हुलसी देवी, हुलसी देवी, हुलसी देवी, ठीक। यानी पिता कौन थे, जवाब दीजिए। और माता कौन थी? जवाब बल्कि आप कमेंट में लिखते जाइए तो आपको और अच्छे से याद होता जाएगा, ठीक ना, हर चीज़ का कि तुलसीदास जन्म मृत्यु कब हुआ था। जैसे वीडियो ख़त्म हो के या वीडियो में जब पूछा जा रहा है। और देखिए इधर, मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, यानी अशुभ घड़ी में पैदा हुए थे। इनका लालन पालन व शिक्षा नरहरि दास ने किया था, ठीक। तो नरहरि दास का बहुत अच्छा योगदान है, इसलिए नरहरि को आप याद रखेंगे। नरहरि दास जी ने, ठीक ना,
नरहरि दास जी को हुई, इन्होंने अपना गुरु मान लिया, ठीक ना। और तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था, ठीक। तो आप 2-3 बातें और याद रखेंगे। पिता कौन थे, कमेंट करिए, आत्माराम दुबे। माता कौन थी, हुलसी देवी। गुरु कौन थे, नरहरि दास। पत्नी कौन थी, रत्नावली देवी, ठीक। अब इसके बाद देखिए, यह अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते थे। तो भाई पत्नी से प्रेम करेंगे ही। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आधी रात में ही तूफान का सामना करते हुए ससुराल पहुंच गए। ये होते हैं रियल हीरो। तो सामना करते हुए कहाँ पहुंच गए, ससुराल, ठीक ना। और फिर पत्नी से फटकार, ठीक ना। पत्नी से क्या खाएं, फटकार से इनके मन में क्या उत्पन्न हो, पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में क्या उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये बह रहेगा, ठीक ना। और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हो गई थी, ठीक ना। वाराणसी जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा 80 घाट, वहाँ पे है तुलसीदास जी का। तो आपको ये पूरा बेहतरीन याद हो गया होगा। जन्म कब हुआ था, 1532 में। मृत्यु कब हुई थी, 1623 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई, ठीक ना। गुरु नरहरि दास, और जो इनकी पत्नी थी रत्नावली, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, रचना में हमको 2 नंबर मिलता है, तो इस बात को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन हाँ, एक दोहा लिख देंगे। एग्जामिनर के ऊपर जो हिंदी वाले टीचर होते हैं वो थोड़ा इम्फेटिक होते हैं कि उनको जो है दोहा वह बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो ये दोहा लिख देंगे कि एक दोहा में पूरा तुलसीदास जी का शुरू से लेके अंत तक का वर्णन है। ये ऐसा दोहा है, तो इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एकदम पॉजिटिव असर जाएगा और वो आपको नंबर दे के ही जाएगा। जाएगा कहाँ सर, तो देखिए, संवत 1680, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर, ठीक ना। इसको 2-3 बार आप रिपीट करिए मेरे साथ। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। तो आपको ये शायद दोहा याद हो चुका होगा। अगर याद हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, इस वीडियो को देखने के बाद या रोक के, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने श्री राम की श्री शक्ति का सौंदर्य का गुणगान किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए, हाँ, 2 नंबर का आता है, तो थोड़ा सा रचनाओं के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। विनय पत्रिका, तो यह तुलसीदास के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करती हैं। जब आप विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो आपको ऐसा उनकी भावनाएं पूरा प्रस्तुत होती जाती हैं कि कैसे तुलसीदास जी श्री राम प्रभु के बारे में सोचते थे, ठीक। कवितावली, तो इसमें क्या है कि जो कवित्व सवैया हैं वो मुक्तक काव्य के रूप में श्रेष्ठ लिखे गए हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो इसमें क्या है कि कवित्व सवैया मुक्तक मतलब कि इसमें कोई छंद से बंधा नहीं है, एकदम फ्री फ्री सब लिखा है। और गीतावली, इसमें गेय पदों को ब्रज भाषा में अति सुंदर ढंग से लिखा गया है, ठीक ना। तो हमको सबसे पहले श्री कृष्ण की गीतावली, हाँ, ये कन्फ्यूज कर देता है बच्चों को कभी कभी बहुविकल्पी में। श्री कृष्ण गीतावली किसने लिखी थी, तो ये भी तुलसीदास जी ने लिखी थी। जबकि बच्चों के दिमाग में चलता है तो वो राम भक्त हैं तो राम के बारे में लिखेंगे, लेकिन तुलसी के बारे में भी लिखे हैं। तो अब यहाँ पे हमको 3-4 जीवन पर रचनाएं हैं जो एकदम याद रखनी है। पहली विनय पत्रिका, दूसरी कवितावली, तीसरी गीतावली और चौथी श्री कृष्ण गीतावली। तो आपको तो ये कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली याद होनी चाहिए, विनय पत्रिका है, ठीक।
तो आपको अगर याद हो गया हो तो ये 2 जीवन परिचय आपको 5 नंबर तो एकदम 100% याद करवा दे के ही जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का देखिए साहित्य में स्थान भी लिख देंगे थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। साहित्य में स्थान की बच्चा और भी जानता है। गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने साहित्य में सबसे प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस की है, ठीक ना। इन्होंने श्री राम प्रभु के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। तो इसको आप जो रामचरितमानस है इसको तो एकदम हेडलाइन आप बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर की आंखें डायरेक्ट इस पे पड़ें। इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन खींच देंगे, ऐसे फिर दोनों तरफ से कामा लगा देंगे, ठीक ना। ऊपर चाहेंगे भी तो रचना में लिख सकते हैं। और एक दोहा आखिरी में हमेशा छोड़ेंगे, ताकि एग्जामिनर न चाहते हुए भी आपको इसका 5 का 5 नंबर दे के ही जाएगा कहाँ। तो देखिए, कविता करके तुलसी नस्ले, कविता लसी या तुलसी की कला, ठीक ना। बात आई समझ में। इसका मतलब ये है कि तुलसीदास जी जो है कविता करके उतना शोभान्वित नहीं हुए हैं जितना कविता की शोभा बढ़ गई तुलसीदास की कला पाके, ठीक ना। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। कविता करके तुलसी नस्ले, कविता लसी या तुलसी की कला, ठीक ना। इसको आप 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बस ये देखिए आखिरी जीवन परिचय है रस खान का, ठीक ना। तो आप अगर इसको देख लेंगे तो आपको पूरा 100% है कि 5 नंबर तो अभी के अभी आप 10 मिनट के अंदर समझिए तैयार कर लिए हैं, ठीक ना, काव्य से। फिर गद्य में भी ऐसे 3 जीवन परिचय आएंगे, उनमें से भी आप 5 नंबर तैयार कर लेंगे। अगर आप कभी नहीं पढ़ें तब भी ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, तो आप इसको पूरा देखिए। आप जीवन में कभी नहीं उठाए तब भी बस देख के जाइए, चुटकी में पास होंगे हाई स्कूल। और कमेंट में आके थैंक यू सर लिख के जाएंगे, तो इस बात की गारंटी है। तो देखिए, जीवन परिचय, ठीक ना, हेडिंग डालेंगे ऐसे 2-3 लाइन छोड़ के। कॉपी भरना बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड में है। जिस बात को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आप गलत या सही लिखें वो बात अलग है, लेकिन कॉपी भर के ही आना है। जीवन परिचय सही लिखना है, इसलिए जीवन परिचय को बहुत ध्यान से पढ़ाया जा रहा है। तो आप मेरे साथ केवल वीडियो मेरी रिपीट करेंगे तब भी आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, अगर आपको बिना मेहनत के हाई स्कूल पास होना है और इंटर पास होना है तो हमारे चैनल से जुड़िए। देखिए, सबसे ज़ोरदार लेके आए हैं, ठीक ना। तो देखिए, रस खान की, ठीक ना, रस खान जी का जन्म 1558 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1558, 1558, 1558, 1558। 3 बार मेरे साथ बोलिए, ठीक। कब हुआ था? 1558, 1558, 1558। जिला कौन सा? हरदौसी, 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 ठीक। और गांव कौन सा? पिहनी, 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 ठीक ना। इनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रस खान, सैयद इब्राहिम रस खान, सैयद इब्राहिम रस खान, ठीक। अब बिना देखे एक बार स्क्रीन पे या कॉपी पे लिखिए, जन्म कब हुआ था? तो 1558। जिला कौन सा था? हरदौसी, हरदौसी, हरदौसी। और ग्राम कौन सा था? पिहनी, पिहनी, पिहनी। और पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रस खान, सैयद इब्राहिम रस खान, ठीक। आपके दिमाग में ये बातें छप जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आएगा तो आप लिख देंगे, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में आप लिखिएगा जन्म कब हुआ था, ठीक। जिला कौन सा था, ठीक। गांव कौन सा था, ठीक। पूरा नाम क्या था, ठीक। तो अगर जो लोग नहीं लिख पाए हैं तो जन्म 1558, ठीक। जिला हरदौसी, ग्राम जो है पिहनी, और इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रस खान था, ठीक। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये देखिए, ये दिल्ली छोड़ के जो है गोवर्धन पर्वत के यहाँ चले गए थे, ठीक ना। दिल्ली से बहुत पास में है ये मथुरा, तो वहाँ चले गए थे, ठीक। ये पहले रसिक प्रेमी थे, मतलब रस जो लिखते थे, रस वाले कवि थे ये, ठीक ना। बाद में ये अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हो गए, ठीक ना। फिर भगवान की ओर, जैसे कि आप लोगों की उम्र यंग है तो आपको
वैसी बातों में मज़ा आता है प्रेम प्रसंग वाली में, ठीक ना। फिर उम्र जब बढ़ती है तो फिर भगवान की भक्ति उक्ति में सभी लोग चले जाते हैं। तो उन्हें उसी कहने का मतलब पहले ये रसिक प्रेमी थे, अब फिर अलौकिक प्रेम की ओर चले गए, एक कृष्ण के भक्त बन गए, ठीक ना। कृष्ण की तरफ ही जाएंगे, ये राधा कृष्ण आप समझ ही सकते हैं। और फिर देखिए इनका, ठीक ना, इनका जो था अधिकांश जीवन ब्रज में भी था, ठीक ना। ब्रज में अभी भी कृष्ण भक्त मिलते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। कृष्ण भक्त कबीर खान की मृत्यु 1628 ईस्वी, ये बात आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। तो 1628 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म कब हुआ था इस बात को याद रखिए, 1558 में, और मृत्यु कब हुई थी 1628 में। जन्म 1558, मृत्यु 1628। कहाँ हुआ था तो देखिए आपको बताना है बिना देखे। हरदौसी जिला, ग्राम जो था वो पियनी था, पूरा नाम क्या था, सर सैयद अहमद खान था, ठीक। और फिर रस खान की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए सुजान रस खान, ठीक ना। सुजान रस खान में क्या है, यह भक्ति और प्रेम के विषय के मुक्तक काव्य हैं, ठीक ना। इसमें भक्ति और प्रेम दोनों के विषय में पूरा पूरा लिखा गया है, ठीक। रस खान सुजान, सुजान रस खान, सुजान रस खान, सुजान रस खान। रस खान तो आपको याद हो जाएगा, बस सुजान याद रखना है, ठीक ना। फिर इधर देखिए प्रेम वाटिका, इसमें क्या है, इसमें प्रेम और त्याग का निष्काम रूप से, ठीक ना, का वर्णन है, काव्यात्मक वर्णन है, ठीक ना। इसमें प्रेम और त्याग का वर्णन है। देखिए इनका जो था हिंदी मतलब कि हिंदी साहित्य में योगदान जो था, तो देखिए हिंदी साहित्य भाषा में इनका योगदान था। कृष्ण भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि थे तथा भक्त कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दोहा, देखिए दोहा आपको पूरा बढ़िया से लिखना ही है। तो देखिए इन मुसलमान हरिजनन के, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा था, तो आप इतना एडजस्ट तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। हाँ देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारी है, ठीक ना। ये इनका आखिरी दोहा था। इसके साथ एग्ज़ाम के जो आप देंगे उस पर बहुत ही पॉजिटिव असर जाएगा। अगर दोहा से आप किसी का भी जीवन परिचय ख़त्म कर दें, तो मैं तीनों जीवन परिचय के लास्ट में एक दोहा दिया था, तो आपको इसको 2-3 बार रिपीट करना है और एक बार लिख लेना है, तो आपको पूरा वैसे ही याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे भैया, देखिए जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये समझना चाहिए, आपको एग्ज़ाम एक दिन में पास करना है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आपको ये वीडियो पूरा अंत तक ही देखना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। तो आपको तो मैं याद कराते हुए भी चल रहा हूँ वीडियो में, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप एग्ज़ाम में एकदम झंडा गाड़ के आएंगे, ठीक ना। और अंत में आके थैंक यू आप कमेंट देखिएगा जितने लोगों का, ठीक ना। और अपने कोई दोस्त नहीं पढ़ा है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एक वीडियो रामबाण आपको एकदम एग्ज़ाम पास करवा के ही जाएगी। 100 में 100 लिख के देता हूँ, 100 में 100 दिलवा के जाएगी। नहीं दे के जाएगी तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में गाली से भर दीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पास हो जाएंगे, ठीक ना। हाँ ये शर्त है कि आपको हिंदी लिखने आनी चाहिए। अब हिंदी ना लिखने आए तो वीडियो देखने का क्या मतलब है, ठीक ना। तो इस बात पे आप अटल रहिए, फिर हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक ना। और मॉडल पेपर सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बस आप सपोर्ट तो थोड़ा कीजिए। देखिए इधर आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक ना। इसके लिए आप गद्य वाला हम लोग अब 3 जीवन परिचय इसमें भी देखेंगे, क्योंकि हमारा 10 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद ये हम लोग 60 में से जो कवर कर रहे हैं 10 नंबर, फिर इसके बाद हम लोग जो बड़े बड़े नंबर के पहले उनको कवर करेंगे, फिर 1-1 2-2 नंबर के, फिर छोटे। लास्ट में वीडियो जाते जाते 1-1 2-2 नंबर के जो चुटकी में आते हैं उनको भी हल करवा देंगे, ठीक ना।
तो एक वीडियो रामबाण आपका 100 में 100 आना ही तय है, लेकिन ये वीडियो देखेंगे तब। ऐसा कोई चैनल नहीं कर रहा है, ठीक ना। सभी लोग आप यहाँ पे मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ठीक ना। ये सबसे प्लस चीज़ है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा कि सिलेबस में क्या है, तो जो सिलेबस में वही दिया जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए, बहुत से लोग तो मैं देखा हूँ कि फालतू लेखों का भी पढ़ा दे रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कुछ लेना देना ही जिनका नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। हमारे चैनल से जुड़े, गारंटी के साथ आप पास होके आएंगे एकदम, ठीक ना। तो देखिए, हिंदी के प्रतिभा के संपन्न, ठीक ना, युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अभी मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ आपसे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते। प्रवर्तक क्यों कहा, युग प्रवर्तक, क्योंकि इनके नाम से एक युग का नाम पड़ा है, भारतेंदु युग। तो इसीलिए इनको कहते हैं युग प्रवर्तक। और अब इसमें आपको ध्यान देना है, जितने भी आएंगे सबको साहित्यकार, ठीक ना, क्योंकि ये साहित्य में आते हैं। जितनी भी गद्य की रचनाएं सब साहित्य में आती हैं। हाँ, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप मेरे साथ 3 बार कहिए, 1884, 1884, 1884, ठीक। बस्ती जिला अगोना ग्राम, बस्ती जिला अगोना ग्राम, बस्ती जिला अगोना ग्राम, ठीक। आपको याद हो गया होगा, सन 1884, जिला अगोना, जिला बस्ती और ग्राम का नाम अगोना, ठीक। तो आप लिख देंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य के प्रतिभावान साहित्यकार कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था चंद्रबली शुक्ल, ठीक ना, मिर्ज़ापुर में कानगो थे, ठीक ना, उस समय कानगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तहसील में हुई, ठीक ना। जब पिता तहसील में है तो वहीं पे होगी, ठीक ना, कानगो थे। इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, ठीक ना। ये पहले इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में क्या कर ली, नौकरी कर ली। नौकरी अनुकूल न होने के कारण छोड़ दिया, नौकरी जब अच्छी नहीं लगी छोड़ दिया। इसके बाद मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकार के अध्यापक हो गए, ठीक ना। ये चित्रकला भी कुछ दिन पढ़ाएं, ठीक ना। फिर 19 वर्ष काशी नगरी में पत्रिका का संपादन किया, ठीक। ये उनका जीवन है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके बाद काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक हो गए, प्रिंसिपल बने हिंदी में, ठीक ना, जो हमारा बेच्चू है। और हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार जी, ठीक ना, 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, ठीक ना। तो आपको जन्म और मृत्यु एकदम सटीक याद रखनी, और पिता का नाम और कहाँ पैदा हुए थे, ये सब चीज़ें एकदम राइट रहनी चाहिए। एग्जामिनर को यही सब चीज़ें चेक करता है, ठीक ना। तो देखिए, जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1884, 1884, 1884। मृत्यु कब हुई थी, आप बल्कि कमेंट में लिखते जाइए 3-3 बार, 1941, 1941, 1941, ठीक। आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकी रचनाएं देखिए, रचनाएं 2 नंबर में आती हैं, तो रचनाओं को आप कम से कम 3-3 बार तो पढ़ ही लीजिए, ठीक ना। और इनकी रचनाएं बहुत ही आसान है, तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, इनकी जो रचनाएं थी, एक त्रिवेणी थी, ठीक, एक सूरदास, एक तुलसी ग्रंथावली। तो सूरदास और तुलसीदास आप इसी वीडियो में अभी पहले पढ़े हैं। तो वो काम कर सकते हैं किसके लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। अरे बाप रे बाप, बढ़िया मिस्ट्री। जयशंकर प्रसाद आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालने के बाद आप देखिए क्या करेंगे, काम नहीं कर रहा।
तो देखिए गद्य साहित्य में हम लोग आज गए हैं। इसमें भी हम लोग पूरे 3 जीवन परिचय पढ़ेंगे। कितने? 3। ये भी देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये भी 5 नंबर आपका फिक्स होगा। आपको ये भी पूरा याद हो जाएगा। लेकिन आप अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा। आपको हिंदी में 100 में 100 एकदम मैं टोटल कह रहा हूँ कि आपको मिल ही जाएगा। बस आप एक बार देख तो लीजिए। हाँ, आपको पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी लोग कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं हवा बना के, लेकिन जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखिए इधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए हिंदी के प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। हाँ, अब इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी उसको ध्यान देना है। आपको जन्म हमेशा याद रखना है। जन्म कब हुआ था? 1884। 1884 1884 मेरे साथ 3-4 बार बोल दीजिए आप भी, ठीक ना। और गांव का नाम जो था वो था अगोना और ज़िला जो था बस्ती। आपको इतना पॉइंट नोट करना है, नहीं तो मेरे साथ 4-5 बार बोल दीजिए। चलिए रेडी करिए। और पिता का नाम रामचंद्र शुक्ल। अब रेडी करते हैं, ठीक। जन्म कब हुआ था? 1884 1884 1884, ठीक। जिला बस्ती बस्ती बस्ती, ठीक। गांव का नाम अगोना अगोना अगोना। और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल चंद्रबली शुक्ल चंद्रबली शुक्ल, जो मिर्ज़ापुर के क्या थे? कानगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तहसील में हुई, ठीक। इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय से, ठीक ना, न्यायालय में नौकरी कर ली, ठीक। वहीं पे थे तो वहीं पे करेंगे। नौकरी अनुकूल न होने के कारण छोड़ दिया उसे, ठीक। इसके बाद मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकार के अध्यापक हो गए, ठीक। और फिर आगे चल के इन्होंने, देखिए आगे चल के इन्होंने 19 वर्ष के मतलब बाद एक काशी, जो 19 वर्ष था उसमें काशी नगरी पत्रिका में उन्होंने संपादन किया। इसके बाद वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हो गए, BHU में, ठीक। और ये साहित्य के महान साहित्यकार 1941 में स्वर्गवासी हो गए। तो आपको ये याद रखना है। मेरे साथ 4-5 बार बोले 1941 1941 1941। जन्म कब हुआ था इस बात को रिकॉल कीजिए। आपको याद आया कमेंट में लिख दीजिए 1884, ठीक। मृत्यु कब हुई थी? 1941। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, ठीक। और गांव और जिला ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और इनकी रचनाएं देखिए, रचना 2 नंबर का आता है तो हम लोग कम से कम 4-5 रचना लिखेंगे। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर पॉइंट 1 डालेंगे हिंदी काव्य, 2 पे त्रिवेणी, 3 पे सूरदास, चौथा पे तुलसीदास ग्रंथावली। हिंदी काव्य विचार विधि, चिंतामणि, रस मीमांसा जैसी ग्रंथावलियाँ इनकी थी। तो हम इनमें से 3 चुने। पहला हमारा जो रहेगा त्रिवेणी, ठीक। और दूसरा सूरदास और तीसरा चिंतामणि। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक चौथा में आप ले सकते हैं तुलसी ग्रंथावली। तो मेरे साथ बोलिए त्रिवेणी त्रिवेणी त्रिवेणी, फिर बोलिए सूरदास सूरदास सूरदास, फिर बोलिए चिंतामणि चिंतामणि चिंतामणि, फिर बोलिए तुलसी ग्रंथावली तुलसी ग्रंथावली तुलसी ग्रंथावली। तो इतना आपको याद कर लेना है। चलते हैं अब अगले की तरफ। देखिए ए नहीं, इसके बाद ए नहीं आ सकता है तो अगला देख लीजिए। थोड़ा सा और बता देते हैं। इनका जो साहित्य में स्थान था तो आप जानते हैं साहित्य में किसी भी कवि का श्रेष्ठतम स्थान रहेगा। तो हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के आलोचक जो थे, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार थे, ठीक ना, ये थे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जयशंकर प्रसाद को बहुत ही ढंग से देखेंगे। और अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालेंगे पूरा अच्छे से। इसके बाद हम मतलब इनका जीवन परिचय डालेंगे, फिर उसके बारे में विधिवत पूरा लिखेंगे। तो देखिए
हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, ठीक ना, कहानीकार, निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में, ठीक ना, सुगनी साहूकार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ठीक ना, धनी व्यक्ति थे। तो हम लोगों को 4-5 चीज़ें याद रखनी है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। तो देखिए जन्म कब हुआ था, 1889, 1889, 1889, 1889, ठीक। और कहाँ हुआ था, वाराणसी में, वाराणसी में, वाराणसी में। परिवार कौन सा था, सुगनू साहू, सुगनी साहू, सुगनी साहू। पिता का नाम देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, ठीक। इतना कहने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी, ठीक ना। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर हुई थी। स्व अध्ययन से अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी का भी ज्ञान सीख गए, ठीक ना। इतना उन्होंने घर पे ही पढ़ के सीख लिया। बचपन में ही माता पिता और भाई की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना परिवार संभाला, ठीक। इसके बाद भाभी तथा एक के बाद एक 2 पत्नियों की मृत्यु से विपत्ति का पहाड़ टूट गया, ठीक। इनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया और जिसके कारण क्षय रोग के कारण 14 नवंबर 1937 को ये संसार से विदा हो गए, ठीक। तो आपको ये पूरा याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, जन्म कब हुई थी और मृत्यु कब। जन्म हुई थी 1889 में और मृत्यु हो गई थी 1937 में, ठीक ना। कब हुई थी मृत्यु, 1937 में, 1937 में, 1937 में, ठीक ना। और 14 नवंबर याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ये हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं बड़ी प्रमुख हैं। तो इसमें से आप जो आपको चुनिंदा अच्छी लगे, जैसे कामायनी, झरना, इरावती, ठीक, कंकाल, आकाशदीप, छाया, राजश्री, लहर, आंसू, ठीक ना, तितली, इंद्रपाल, इंद्रजाल होगा, प्रतिध्वनि, घूंट, कामना, ध्रुव, स्वामिनी, विशाखा, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि। तो आप कोई भी रचना याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा इसमें से जो रचनाएं हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए। एक कामायनी, एक इंद्रजाल, और एक तितली, और एक कंकाल, और एक झरना, और एक आंसू, ठीक, और अजातशत्रु। इतनी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो आप 4-5 बार पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। कंकाल, तितली तो ऐसे ही बैठ जाएगा, आंसू भी, ठीक ना। और इंद्रपाल, अजातशत्रु, कामायनी, झरना थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। हम लोग पढ़ते हैं अगले जीवन परिचय के पास। देखिए इनका साहित्य में जो स्थान था वो युग परिवर्तक के रूप में इनको जब माना जाता है। इनकी रचनाएं जो थी बहुत ज़्यादा प्रभावित की थी। दोहा इनके लिए है, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा, तू मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे, ठीक ना। ये उनके लिए लिखा गया है। तो कवि अपने तरफ से बना के भी लिखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो देखिए भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय हम लोग पूरा ढंग से लिखेंगे। इन्हीं तीनों में से आपका एक आना कन्फर्म है। तो आप मोटिवेटेड होके बस वीडियो विश्वास के साथ देखिए। हर साल बच्चों का अच्छा नंबर आता है तो आपका भी आएगा। बस आप देख के तो जाइए एक बार। एग्ज़ाम के बाद फिर आके जो भी कमेंट करना होगा कीजिएगा कैसा रहा आपका। भागवत शरण उपाध्याय का जन्म, ठीक ना, सन 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के, ठीक ना, उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो आपको क्या क्या रटना है समझ में आ गया होगा पिछली वीडियो की तरह। जन्म कब हुआ था, 1910, 1910, 1910। गांव का नाम था उजियारपुर, 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 ठीक ना। और जिला जो था बलिया था, ठीक। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए काशी आ गए। इन्होंने पिलानी नामक
पिलानी स्थित बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद से कार्य किया। ठीक। देहरादून में अस्थायी सेवा के रूप में निवास करते हुए साहित्य सेवा में जुट गए थे। ठीक ना। फिर इसके बाद यह महान विद्वान सन 1982 ईस्वी में विदा हो गए। ठीक ना, वो गलती से विद्यालय लिखा गया। यह महान विद्वान सन 1982 में इस दुनिया से विदा हो गए। तो मृत्यु कब हो गई थी? 1982 ईस्वी में। ठीक ना। और जन्म कब हुआ था? 1910 में। ठीक, आपको याद रखना। इनकी रचनाएं जो थी, हाँ, रचनाएं बड़ी सुंदर सुंदर हैं इनकी। तो पहली रचना जो थी इनकी, एक रचना थी मंदिर और भवन। ठीक। दूसरा था कालिदास। तीसरा था साहित्य और कला, खून की छींटें। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक ना। सागर की लहरें, ठूठा आम। ठीक ना, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और साहित्य में इनका स्थान तो उपाध्याय जी पुरातत्व और सांस्कृतिक के महान विद्वान हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। ठीक, ऐसा हम लिख देंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपका स्वागत है। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार एग्ज़ाम में पक्का आएगा, तो आप इसे पूरा देखिएगा। ठीक ना। तो ये कितने नंबर का आता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एकदम हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं आगे भी वीडियो में। तो देखिए, हमसे जो पूछा गया है इस बात को ध्यान दीजिए। हमसे पूछा है काव्य के भेद। तो हम अच्छे से जानते हैं काव्य के दो भेद होते हैं, एक श्रवण काव्य, एक दृश्य काव्य। इसका मतलब जो सुन के और देख के। ठीक, इस तरह पूछ सकता है। फिर हमसे पूछता है दृश्य काव्य, तो एक ही तरीका है देख के, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। श्रवण काव्य में हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं, जैसे कि प्रबंध काव्य, ठीक, मुक्तक काव्य। ठीक ना। एक ऐसे काव्य होते हैं जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि महाकाव्य, खंड काव्य। ठीक ना। जैसे महाकाव्य में एक रामायण है, उसमें एक दोहा है, हर चीज़ को पूरा व्यवस्थित लिखा गया है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभो सुदसर तजरबिहारी, ऐसे हनुमान चालीसा, हर चीज़, ये सब क्या है? महाकाव्य और खंड काव्य के भाग हैं। तो इसमें सब प्रबंध से लिखा गया। मुक्तक काव्य में क्या है कि मुक्त रहता है, बस पाठ्य मुक्त रहता है और गेय भी मुक्त रहता है, मतलब किसी भी भाव में लिख दिया जाता है। ठीक ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब फिर इसके बाद महाकाव्य। तो महाकाव्य हिंदी के जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है। रामचरितमानस, ठीक ना, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी और लोकायता और पद्मावत, ये हमारे हिंदी के प्रमुख महाकाव्य हैं। एग्जाम में पूछता है तो इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। रामचरितमानस, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायता, पद्मावत। ठीक, आपको यदि 100 में 100 लाने हैं तो ये वीडियो पूरा ही आपको देखना पड़ेगा, तभी आप नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य। तो हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य पंचावटी, नहसु, सुदामा चरित्र, पथिक, गंगावतरण, हल्दीघाटी, जय हनुमान। तो हिंदी के प्रसिद्ध जो खंड काव्य हैं वो हैं पंचावटी, रामलला, नहसु, ठीक ना, और फिर ये है सुदामा चरित्र, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी, जय हनुमान। ठीक, ये भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक रचना कोई पूछ लेता है। हाँ, अब इसके बाद देखिए हम दोनों का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक ना, दोनों का विभाजन ये बच्चों का बहुत कमज़ोर होता है। तो यदि आपको इसे तैयार करना है तो मेरी वीडियो पूरा ही देखेंगे आप। ठीक ना। तो देखिए, और मैं एकदम शॉर्ट में लाया हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए। तो हिंदी खंड काव्य के प्रसिद्ध जो भाग हैं, तो कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ठीक, पहले का होता है आदिकाल या वीर गाथा काल, दूसरे का होता है भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, और तीसरे का होता है उत्तर काल या रीति काल, चौथा होता है आधुनिक काल। तो ये हमारे 4 काल हो गए। आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक, अब इन कालों में देखिए, पहला है 743 से 1343,
दूसरा है 1343 से 1643, 1643 से 1843, 1843 से आज तक, ठीक ना। ये चारों के भाग हैं। तो 743 से 1343, 1343 से 1643, फिर 1643 से 1843, 1843 से आज तक, ठीक। तो पहला में जो है 7 में आप 6 जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा, 13 में फिर आप 3 जोड़ेंगे तो 600, फिर 3 में जब आप 2 मतलब 16 में 2 जोड़ेंगे 1800, 18 में 2 फिर 1800 से अब तक चल ही रहा है। तो वीर गाथा काल की विशेषता हमसे पूछता है 2 नंबर का कि वीर गाथा काल या आदिकाल की 2 विशेषता लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछता है तो हम आपको 4 दे रहे हैं, जिसमें से आप 2 तो तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक। आदिकाल की विशेषता निम्नलिखित है, ऐसे आप लिख। इसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई थी। जहाँ पहले कवि रहते थे वहाँ पे राजा की प्रशंसा में कविता लिखते थे। राष्ट्रीयता की भावना, तो जिस राष्ट्र में रह रहे हैं और उस राष्ट्र की भावना दिखाएंगे ही। और फिर युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, उस समय युद्ध होते थे तो उनका बहुत अच्छे से वर्णन करते थे। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, युद्ध होते थे तो वीर रस और साथ ही साथ श्रृंगार रस भी जगह जगह देखने को मिलता है। राजा को जब रानियों से प्रेम रोम होता था, ठीक। फिर अगला हम बढ़ेंगे तो देखिए अगला हमारा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल की विशेषता। तो ये भी लिख देंगे निम्नलिखित विशेषता है, ठीक है। 2 आपको लिखना रहता है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको 3-4 करा दूंगा। तो ईश्वर में सहज विश्वास, जब ये भक्ति काल है तो ईश्वर में विश्वास होगा। गुरु की महत्ता, तो भक्ति काल है तो गुरु की महिमा तो रहेगी ही रहेगी। जात पात का विरोध, जात पात का विरोध किया गया था इस काल में, ठीक, ये तो सबको पता है। हाँ, लोक मंगल की भावना, जब भक्ति काल है तो सबकी मंगल की भावना ही होगी। माया की निंदा, जो हम मोह माया में रहते हैं उसकी निंदा की गई भक्ति काल से, आप समझ ही सकते हैं। फिर उत्तर काल या रीति काल, तो उत्तर काल या रीति काल के बारे में विशेषता हमको लिखना है, तो हम बहुत अच्छे से लिख देंगे। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। रीति काल में क्या हुआ था देख लीजिए। रीति काल के ग्रंथों का निर्माण, ठीक ना, श्रृंगार रस की प्रधानता और कला पक्ष की प्रधानता, मुक्तक शैली का प्रयोग। हाँ, अब आ जाते हैं इसके पास। देखिए रीति काल है तो रीति ग्रंथ की प्रधानता, और रीति जब है तो प्रेम तो श्रृंगार रस का रहेगा ही रहेगा। कला पक्ष का भी वर्णन होगा, और मुक्तक शैली मतलब मुक्त शैली थी लिखने की, ठीक ना। और फिर आधुनिक काल, तो देखिए आधुनिक काल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काल की पूछ लेता विशेषता निम्नलिखित है। प्रकृति के प्रति परिवर्तन का दृष्टिकोण, ठीक ना। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, आधुनिक युग में खड़ी बोली भी आ गई थी। मुक्तक छंदों का प्रयोग, छंद अब मुक्त हो चुके थे। स्वदेश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना का भी वर्णन है, ठीक। आप 4 में से 2 तैयार करेंगे तब भी बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे देखिए उत्तर काल या रीति काल, ठीक ना। इसमें 2 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं उस समय। ये पूछता है कि उत्तर काल या रीति काल में कितने प्रकार के ग्रंथ थे। 2 प्रकार के थे, एक रसवादी थे, एक अलंकारवादी। तो रसवादी जो लिखने वाले थे वो थे मतीराम दे और पद्माकर, ठीक ना। पूछता है कि मतलब मतीराम किस तरह की रचना करते थे, तो रसवादी करते थे, या पद्माकर भी, ठीक। अलंकारवादी में कौन कौन थे देखिए। अलंकारवादी में थे केशव, भूषण, राजा यशवंत सिंह, ये सब अलंकारवादी कवि थे, ठीक। अब देखिए रीति काल के जो थे, ठीक ना, काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी और घनानंद है। हाँ, उस समय रीतिबद्ध जो कवि थे काव्यधारा के वो बिहारी और घनानंद थे। भूषण और सूदन वीर रस के कवि थे। हाँ, ये सब पूछता है कि भूषण किस रस के कवि थे, सूदन किस रस के कवि थे, घनानंद किस कवि थे, और बिहारी किस प्रकार के कवि थे। तो आपको याद रखना है कि बिहारी और घनानंद रीति में आएंगे, भूषण और सूदन वीर रस में आएंगे। हाँ, ये देखिए रचना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रचना से आपको बिल्कुल नहीं है बचना। ये आपका 2 नंबर है, समझिए। तो केशव ने लिखा था रामचंद्र का कवि प्रिया, और भूषण ने लिखा था शिवराज भूषण शिव बाबनी, ठीक। और फिर छत्रसाला और दशक, ठीक। मतीराम ने लिखा था रसराज, ललित ललाम। बिहारी ने लिखा था सतसई, और पद्माकर ने लिखा था पद्माभरण और जगद्विनोद गंगा लहरी, ठीक ना। इतनी रचनाएं हैं।
तो इसमें आपकी भूषण, केशव और बिहारी, ये लोग इम्पॉर्टेंट है एकदम, ठीक ना। तो इनको देख लीजिएगा आप एक बार वीडियो को, चाहे तो आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा। हाँ आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। हाँ देखिए अब यहाँ से आधुनिक काल को कै भागों में बांटा गया? 6 भागों में। तो पूछता है ये, ठीक ना, बहुविकल्पी में आते हैं सब। तो देखिए 1843 से हमारा आधुनिक काल था, तो आधुनिक काल में जो था 1843 से 1903 तक। द्विवेदी युग जो है उसमें भारतेंदु युग था पहले, फिर द्विवेदी युग 1903 से 1920 तक। छाया युग जो है 1920 से 1935 तक। प्रगतिवादी युग है 1935 से 1943 तक। और फिर प्रयोगवादी युग जो है 1943 से 1960 तक। और नई कविता का युग है 1960 से अब तक, ठीक ना। आप इसको याद कर लीजिएगा, घोर के पी लीजिए, ठीक ना। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। 1843 से 1903 तक, 1903 से 1920 तक, 1920 से 1935 तक, 1935 से 1943 तक, 1943 से 1960 तक, 1960 से अब तक। ये आपको याद होना चाहिए। भारतेंदु, द्विवेदी, छाया युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग, ठीक ना। आप चाहें तो बस एक सिंपल सा ट्रिक आजमा सकते हैं। ये आप आगे का याद कर लीजिए, पीछे का आप जोड़ते चले जाइएगा, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के पूछता है प्रमुख कवि कौन थे, तो इसी की हमको तैयारी करनी है। तो देखिए भारतेंदु युग के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक। इनके प्रमुख जो गद्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, और हमारे हैं अंबिका प्रसाद चौधरी या प्रेमघन इनका नाम है, और राधा कृष्ण दास, इतने लोग हैं। द्विवेदी युग, देखिए द्विवेदी युग के जो हैं इनको कहा जाता है खड़ी बोली का जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इस युग में, ठीक ना। द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो थे श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय, ठीक, इतने लोग थे। फिर द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग, तो छायावादी युग में जो कवि थे ये थे जयशंकर प्रसाद, और थे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये लोग छायावादी कवि थे, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा प्रगतिवादी कवि। तो प्रगतिवादी कवि जो थे वो थे यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक ना, वो दोनों समय जिंदा थे इसलिए इसमें भी आ जाते। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती शरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और अंचल और रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह, सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, इतने लोग कवि थे प्रगतिवादी में, ठीक। प्रयोगवादी में देखिए, प्रयोगवादी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो एकदम पूछता है। यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स है। प्रयोगवादी धारा 1943 से 1960 तक थी। अज्ञेय का पूरा नाम ये पूछता है। सच्चिदा हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय है। अज्ञेय की रचना तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों की रचना है। और फिर गद्यों के अन्वेष ही तार सप्तक कवियों को कहा जाता है, ठीक ना। राहों के अन्वेषी, हाँ पहला देखिए, पहला जो था तार सप्तक कब निकला था? 1943 में, ये पूछता है। दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। आप इसको घोर के पी जाइएगा, एग्जाम में आता है। मेरी बातें आप हल्के मत लीजिएगा वरना पछताएंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अज्ञेय की रचना हरी घास पे क्षण भर, सुनहरे सैवाल, इंद्रधनुष, रौदे हुए थे आंगन के आर पार, भवानी प्रसाद की रचना गीत फरोश, खुशबू के सीखा लेख, ठीक ना। गिरजा कुमार माथुर की रचना जो थी, हाँ देखिए ये भी पूछता है आपसे, तो धूप के धान और शिला पंख चमकीले। गिरजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान, शिला पंख चमकीले। धर्मवीर भारती की रचना जो है
ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं। आपका 10 नंबर उड़ जाएगा आपकी आंखों के सामने से, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। नई कविता का युग जो था 1960 से आगे का है। नई कविता के युग में अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए कुछ बहुविकल्पी आपके सामने मैं ला रहा हूँ, ठीक ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, जिसको हल्के में लेते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आपको 100 में 100 करना है तो आप वीडियो अंत तक ही देखेंगे। और इतना जल्दी वीडियो कोई नहीं कंप्लीट कराया है जितना जल्दी मैं करा रहा हूँ, एकदम एग्जाम टू वो भी याद करवा के टॉपिक वाइज टॉपिक। तो देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो इस तरह 3-4 कथन देंगे, तो उसमें से आपको बताना है जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में है, नहीं है, ठीक ना। राम प्रसाद जो रामचंद्र शुक्ल हैं कवि नहीं है, साहित्यकार हैं। तो कैसे हैं, निबंधकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे कवि हैं, निबंध प्रसाद हैं, ठीक ना। और फिर आगे हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, पहचानिए। तो यशपाल निबंधकार नहीं है, ठीक ना। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जो हैं वासड़े कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं, ये भी लिखते हैं। रामकृष्ण दास एक गद्य गीतकार है, हाँ ये सही है, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है। तो हमको इस तरह देगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पूछ चिंतामणि भाग्य एक बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है, नहीं, ठीक ना। सिद्धांत और ये भी नहीं। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर और द्वारा लिखी गई एक निबंध संग्रह है, तो ये बात एकदम सही है, ठीक ना। और बाकी सब प्रश्न जो हैं गलत हैं। फिर हमसे पूछा निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है। तो देखिए डॉक्टर हरिभाऊ उपाध्याय प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, नहीं हैं, ठीक ना। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वासड़े जो है कहानीकार हैं, ये भी नहीं है। राजकुमार वर्मा नाटककार हैं, ये विकल्प सही है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक ना। आप देख के जाएंगे एग्ज़ाम के दिन भी, अगर आप देख के जाएंगे तो 100 में 100 करके आएंगे, ऐसा मैं आपके सामने लाया हूँ। इस बात को आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो इन सभी कथनों में से तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। सागर भगवत शरण द्वारा उपाध्याय द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। सूरत का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का जो है निबंध संग्रह है। तो इसमें देखिए जो तितली है, ठीक ना, तितली जो है, देखिए जो तितली है वो नहीं है, जो देखिए है हमारा सही सागर की लहरों पे। आपको ये पढ़ के ही पता लग रहा होगा कि यात्रा वृत्तांत है। तो ये देखिए हमको दिया है तितली, ठीक ना, तितली वाला नहीं होगा। तितली तो जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, लेकिन ये एकांकी है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है ये धर्म भारती ने लिखा है, ये उपन्यास है शायद। और जो है हाँ सागर की लहरों पे ये भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है, ये यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पे आपको देख के लग रहा होगा, ठीक ना। और फिर हमसे पूछा है कि शुक्ल युग के संबंध में कौन से 2 कथन सही हैं, ठीक ना। तो एक आ रहा है यह भक्ति संबंधित रचना की प्रधानता थी, यह हिंदी गद्य को उत्कर्ष में पहुंचाने वाला था, यह चिंतन प्रधान रचनाओं का प्रारंभिक युग माना जाता है, ठीक ना। ये हमसे दिया है, तो इसमें से ये दोनों सही हैं। भक्ति का कहाँ भक्ति संबंधित रचना की प्रधानता थी, यही दोनों, ठीक ना। और अगले पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा। श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक ना। रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक इतिहास के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक ना। तो देखिए इधर आपको तो 2 बातें एकदम क्लियर। देखिए न श्याम सुंदर दास कवि हैं, न मुंशी प्रेमचंद्र कवि हैं, ठीक ना। ये दोनों लोग कवि नहीं साहित्यकार हैं। तो यही वाला ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचक तथा इतिहास के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिया है हमको, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, पहचानिए। राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, अपनी खबरें एक रुग्र आत्मकथा है। तो देखिए इधर राजेंद्र प्रसाद, हाँ तो देखिए अपनी जो खबर है ये उग्र द्वारा लिखी गई एक रचना है, ठीक ना। इस रचना को जो है
उग्र ने लिखा था। ये उनकी आत्मकथा है, ठीक ना। इनका पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उर्फ उग्र। तो ये उग्र ने लिखा था, ये बात सही है। और राजेंद्र प्रसाद साहित्यकार थे, कवि नहीं थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक ना। फिर अगला हमसे पूछ रहा है, देखिए इधर ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो पूछ रहा है, राम कुमार वर्मा कहानीकार थे, राम कृष्णदास गीतकार थे। तो इनमें से देखिए कौन सा सही। तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे वो कहानीकार थे, ठीक ना। और जो यहाँ पे देखिए इसमें दिया है मोहन राकेश, और दिया है कि ये द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं। हाँ, तो इन्होंने खड़ी बोली को स्टार्ट किया था, तो वही प्रवर्तक हैं, ठीक ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, आपका 20 नंबर यहाँ से गायब हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन सही सुनना है। 4 विकल्प आपके आएंगे, लेकिन हम 2 ही लेके कि जल्दी से जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो कंकाल जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। तो कंकाल तो उपन्यास है। सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय द्वारा लिखित गया उत्कृष्ट आलोचना ग्रंथ है। ये सही है, ठीक ना, सिद्धांत और अध्ययन। फिर हमसे पूछा है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। उपेंद्रनाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी के लेखक हैं, ठीक ना। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। तो देखिए, हाँ, तो देखिए इधर जो उपेंद्रनाथ अस्क हैं, ठीक ना, ये प्रसिद्ध कहानी के लेखककार हैं, ठीक ना। और ठीक ना, ये उपन्यासकार नहीं थे, कहानीकार ये भी थे, गुलाब राय भी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है वो सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की कोई नाटक है, यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। तो आपको तो देख के क्लियर हो गया होगा कि कौन सा इसमें सही है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सही है वो नदी प्यासी थी, ठीक ना, धर्म भारती की ये जो रचना है ये एकदम सही उत्तर है, ठीक ना। और जो यामा है ये तो महादेवी वर्मा ने लिखा था, तो ये तो गलत ही है, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, देखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ ये रसमंडन करके एक है जो आता है, श्रृंगार रसमंडन एक रचना उनकी थी, ठीक ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला है हमारा गोकुलनाथ जी, इन्होंने लिखा था 84 वैष्णव वन की वार्ता। और एक है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, ये है 252 वैष्णव की वार्ता। 84 और 252 एक गोकुलनाथ ने लिखा था, ठीक ना। और फिर नाभादास ने लिखा था अष्टयाम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अपना 1-1 2-2 नंबर यहीं से गंवा देते हैं, ठीक ना। खड़ी बोली का प्रथम जो रचना थी वो थी चंद छंद, ठीक ना, बरन की महिमा। और लेखक जो थे वो कवि गंग थे। और फिर देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से तो एक आपका फिक्स है कि आता ही आता है, तो देख लीजिए अच्छे से। फिर हमसे दिया है कि लेखक और कवि गंग, ठीक। फिर दिया है सदा जो है सदा सुख लाल, तो इन्होंने सुख सागर लिखा था। इंसा अल्लाह खान इन्होंने लिखा था रानी कैद की कहानी, ठीक। इधर लल्लू लाल इन्होंने लिखा था प्रेम सागर। और सदल मिश्र इन्होंने लिखा था नासिकेतोपाख्यान। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप एग्ज़ाम में पछताएंगे। एक बार मैं भी रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके साथ कि कौन है। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर हैं, इंसा अल्लाह खान रानी कैद की कहानी, और लल्लू लाल प्रेम सागर, और सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, ठीक। फिर हमसे दिया है आधुनिक हिंदी के, ठीक ना, प्रमुख लेखक। तो आधुनिक हिंदी के जो प्रमुख लेखक हैं वो सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल, ठीक ना, ये लोग प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में इन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है, ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, हमसे पूछती है बार बार। और पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा आती रहती है, पूछ रहा है कि
अगला जो है ये देखिए, ये जो अब तक तो हम लोग पद्य का पढ़े, अब गद्य का, ठीक ना, ये भी 10 नंबर का आता है, तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए। कह रहा है कि हमसे कि आधुनिक हिंदी गद्य के विकास के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो हमारा युग है, देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग, ठीक ना, 1868 से 1900 ईस्वी तक है। दूसरा है द्विवेदी युग जो है 1900 से 1920 तक। तीसरा है शुक्ल युग जो है 1920 से 1936 तक। चौथा है शुक्लोत्तर युग जो है 1936 से 1947 तक। और स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक, ठीक ना। इसको 2-3 बार आप रिवाइज करिए। युग का समय भी पूछ लेता है। तो भारतेंदु युग हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा है, ठीक। भारतेंदु युग के कवियों का नाम पूछता है तो देखिए, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, रामचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, इतने लोग हैं, ठीक ना। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इनकी प्रमुख जो पत्रिका थी वो थी हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण, ठीक ना। बद्री नारायण चौधरी की एक प्रमुख जो पत्रिका थी आनंद कदम्बनी। देखिए, हाँ, अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अलंकार में केवल हमको 3 अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक ना। ऊपर मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम पढ़ा रहा हूँ और नंबर के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है और आपका 100 में 100 हो जाएगा 2024 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे फास्ट है ये वीडियो। तो देखिए, तीनों अलंकार हमको पढ़ना है। तो उपमा अलंकार, तो उपमा मीन्स होती है तुलना। जैसे आपकी तुलना किसी की जाती है, अच्छे हैं, खराब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ठीक ना। तो समानता की बात की जाती है, उसके समान है, इसके समान है, गधे के समान है, ठीक ना, ऐसे की जाती होगी। तो परिभाषा हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए, जहाँ दो वस्तुओं के बीच रंग, रूप, ठीक ना, गुण, धर्म, भेष के आधार पे तुलना या समानता की जाए तो वहाँ पे होता है हमारा उपमा अलंकार। तो आपको तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि उपमा अलंकार होता क्या है। जहाँ पे दो वस्तुएं, तुलना के लिए दो वस्तुएं चाहिए, उनके बीच रंग, रूप, गुण, धर्म, भेष आधार पे तुलना या समानता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, ठीक ना। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है हमारा उपमा अलंकार, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आप लिखेंगे तो बहुत सुंदर नंबर पाएंगे। हरिपद कोमल कमल से, ठीक ना। तो यहाँ पे हरि के पैरों की तुलना, जो पैरों की कोमलता है वो तुलना कमल से की गई है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे उपमेय, उपमेय जो है हरिपद है, ठीक ना। और उपमान जो है कमल है, यानी जिसकी तुलना जिससे की जाती है, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। साधारण धर्म जो है इसका कोमलता दोनों का है और वाचक शब्द जो है से है, ठीक ना, ठीक ना। आपके लिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखिए, किससे तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है? सीता के मुख के रूप में किससे की जा रही है? उसे उपमान चंद्रमा से। साधारण धर्म जो है वो सुंदर है और वाचक शब्द जो है के समान है, ठीक ना। तो आपको ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और है हमारा पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक ना। पीपर पात सरिस मंडोला, तो देखिए, उपमेय जो है मन है, ठीक ना, और जो उपमान है वो पीपर पात है, ठीक ना। और फिर साधारण धर्म जो है डोला है, ठीक ना। और वाचक शब्द जो है हमारा, देखिए यहाँ पे है सरिस, ठीक ना। तो सरिस में होता है नदी भी होता है, पानी भी, ठीक ना। इसका अर्थ ये है कि जिस तरह पीपर के पत्ते पे, ठीक ना, बूंद गिरने पे डोल जाती है, उसी तरह आदमी का मन भी डोल जाता है, यही इसका मतलब है, ठीक ना। ट्रिक, अब देखिए, इसकी ट्रिक भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें स हमेशा आएगा, ठीक ना, स, सा, सी, राग, शरीर शब्द आते हैं, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक ना। कभी कभी एग्जाम्पल देके पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो तीन ही तो आपको पढ़ना है। उसमें उपमा, रूपक और एक और है हमारा कौन सा, एक हमारा उत्प्रेक्षा है, ठीक ना। फिर देखिए, उपमेय,
उपमा के अंग की बात की गई है, ठीक ना। तो उपमेय जिससे पद की उपमा दी जाती है उससे उपमेय कहते हैं, ठीक ना, जिससे तुलना की जाती है, ठीक ना। उपमान होता है जिसके समान, मतलब जिससे उपमा दी जाती है, ठीक ना, वहाँ पे होता है उपमान, ठीक। बात आपको समझ में आई। अब हम लोग आ जाते हैं रूपक अलंकार पे। तो देखिए, रूपक मतलब होता है कि एक ताल या समानता, सिर्फ समानता की बात की जाएगी, ठीक ना। वहाँ पे एक ताल या समानता की बात की जाएगी, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। तो देखिए, एक ताल या समानता, तो यहाँ पे देखिए आप परिभाषा हम देंगे तो क्या देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से कहेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित भेद आरोप किया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक हमारा है ये वाला, चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक ना। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखिए, चरण उपमेय है और किससे तुलना की गई, कमल से। देखिए हमारे सामने जो हमारा अगला है, ठीक ना, यहाँ पे उपमेय तथा उपमान, ठीक ना, बीच योजक चिन्ह रहता है, ठीक ना। योजक चिन्ह का मतलब ये देखिए, राम रतन, इसमें आपको एक योजक चिन्ह देखने को मिल रहा होगा, इस तरह जो माइनस जैसा लगता है, घटाने जैसा, इसी को कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक ना। अगला देखिए हमारा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, देखिए परिभाषा, जहाँ उपमेय की संभावना या कल्पना, ठीक ना, की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक ना। ठीक ना, जहाँ उपमेय में, ठीक ना, उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए इधर, इसमें प्रमुख है मानहु और जानहु शब्द। तो उदाहरण के लिए, मानहु सुरकाड़ी डारी वारी मध्यते मीन, ठीक ना। तो इसका मतलब है, प्रस्तुत उदाहरण में जल से बाहर पड़ी हुई मछली की कल्पना की गई है, अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक है देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा की वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे भी देखिए, मानो मानो मानहु, जानो जानहु, ठीक ना, ऐसे आदि शब्द आते हैं। तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तीन आप तैयार कर लिए, समझ लीजिए आपके 5 नंबर रेडी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो में आगे हम लोगों को समास पढ़ना है। तो समास में देखिए, जो प्रमुख समास है मैं उन्हीं को लाया हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, सम मिस होता है पास और आस मिस होता है रखना, ठीक ना। तो समास का अर्थ होता है कि पास संक्षिप्त या कम करना, या किसी चीज़ को घटाना या संक्षिप्त करना। परिभाषा भी देख लीजिए, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि समास की परिभाषा। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द को समास कहते हैं, ठीक। अब देखिए इधर, समासिक पद समास के जो नियमों से बना हुआ शब्द होता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं, ठीक ना। समास विग्रह किसे कहते हैं, देख लीजिए। तो समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास भी कहते हैं, ठीक ना। ये सभी बहुविकल्पी में आते हैं, ठीक ना। तो जो समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद जो पहले प्रयोग होता है, दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद, ठीक ना। पहले पद को प्रधान खंड भी कहते हैं, दूसरे पद को गौड़ खंड भी कहते हैं। जो 2 भाग होते हैं उसमें पहले को प्रधान और दूसरे को गौड़ कहते हैं। समास की प्रक्रिया में 2 पदों के बीच विभक्तियों का लोप किया जाता है, ठीक ना। ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 का नाम देख लीजिए। तो अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, ठीक, ये होते हैं। अब इसमें देखिए, द्वंद्व जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एग्जाम की दृष्टि से ये हमसे पूछ लेता है, ठीक ना। तो देखिए, द्वंद्व क्या है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक ना। इसमें योजक चिन्ह और या तथा होता पाया जाता है, जैसे माता पिता, ठीक, माता और पिता देख लीजिए। इस तरह फिर आगे बढ़ेंगे तो पिता और पुत्र, ठीक ना, जैसे एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे देश विदेश, लोटा डोरी, भाई बहन, राम लक्ष्मण, धन धान्य, ऊंच नीच, जल थल, दोष गुण, राम कृष्ण,
नमक मिर्च आदि, ठीक ना। तो ऐसे होते हैं, इनको रट लीजिए। इन्हीं में से कोई देखिए आपसे एग्जाम्पल में पूछता है, बताइए कौन सा है। द्विगु समास देखिए, द्विगु समास, द्विगु मीन्स होता है कोई संख्या। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच एक विशेषण तथा एक विशेष्य होता है। जैसे चौराहा तो 4 राहों का समूह, ठीक। दोपहर 2 पहरों का समाहार। इसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है। अठन्नी तो देखो 8 आनों का समूह। और नवग्रह तो 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी तो 5 वृक्षों का समूह, ठीक। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे संधि, वही 2 हमारे लिए थे। संधि में देखिए, संधि में होता है मेल या जोड़, ठीक ना। संधि का सूत्र होता है पर सन्निकर्ष संहिता, ठीक। परिभाषा क्या लेंगे, अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए संधि के जो प्रकार हैं 3 प्रकार हैं, ठीक ना। तो 3 प्रकार जो है उसमें है हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक ना। और इसमें से भी हमको पढ़ना है केवल स्वर संधि। तो स्वर संधि में देखिए पहला बेज जो होता है यण संधि का होता है। इसका सूत्र होता है इको यणे ची, ठीक ना। इसमें देखिए आप, इसमें देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद ई उ री री के बाद असमान स्वर आता है तो वहाँ पे य व र ल व हो जाता है। अत्याचार में अति धन आचार। मैं इसका एक सिंपल नियम बता रहा हूँ। इसमें आपको आधा अक्षर मिलेगा। यदि यण संधि है तो आपको आधा अक्षर मिलेगा, ठीक। और ये याद कर लीजिए य र ल व। तो देखिए यह मिल रहा है कि नहीं अत्याचार में। आगे भी आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। देखिए जैसे यद्यपि तो देखिए यदि धन अपि, ठीक ना। तो देखिए द बन रहा है कि नहीं ध। और फिर इत्यादि में देखिए यह बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह आपको बनते हुए दिखेगा, ठीक ना, हर जगह। तो यह वह बनेगा ही बनेगा, यह वह रल, ठीक ना। तो यण में य से यण शुरू होता है और य र ल व भी शुरू होता है, ठीक ना। यण संधि किस अक्षर शुरू होती है, य र ल व। अगर बीच में आपको ये दिख जाए, इसके साथ आधा अक्षर दिख जाए, समझ जाइए यण संधि है, ठीक है ना। देखिए स्वागतम में सुधन आगतम, देखिए वह बन रहा है। मधुहरी में मधुधन हरि, यहाँ पे भी वह बन रहा है। मात्राज्ञा में मातृधन आज्ञा, यहाँ पे भी र बन रहा है। प्रत्युपकार में प्रतिधन उपकार, यहाँ पे भी देखिए आपका वही बन रहा है यह। और लाकृति में, हाँ ये देखिए इम्पोर्टेंट है, लाकृति में ल रे धन आकृति तो ल बन रहा है। प्रत्युत्तर में प्रतिधन उत्तर, यह बन रहा है। गुरुआदेश में गुरुधन आदेश, देखिए यहाँ पे भी वह बन रहा है। और पितृ आज्ञा में देखिए पितृधन आज्ञा, यहाँ पे भी बन रहा है। तो आपको आधा अक्षर और यर लव याद करना है यण संधि के लिए, ठीक। देखिए वही लिखा गया है, यर लव से पहले कोई अर्धवर्ण मिलता है, यानी आधा अक्षर कोई मिल जाएगा तो वहीं पे यण संधि होगी। बस यही एक संधि है, तो कोई संधि पूछेगा यण संधि ही आप दीजिएगा। हाँ, रस में देखिए रस का अर्थ होता है आनंद, ठीक। तो काव्य को देखने या सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद मिलता है उसको रस कहते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ आनंद मिल रहा होगा तो उसे ही रस कहते हैं, जैसा भी आनंद आपको मिल रहा होगा, ठीक ना। और फिर हम रस के अंग, हाँ ये पूछता है, जो पूछेगा वही एग्जाम संबंधित। देखिए संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, इतने प्रकार के हैं। तो इनमें से देखिए पूछता जो है रस के प्रकार, हाँ ये पूछता है। तो हर का अस्थाई भाव आपको पता होना चाहिए। तो श्रृंगार का होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण का होता है शोक, क्रोध का होता है रौद्र का होता है क्रोध, भयानक का होता है भय, और देखिए अद्भुत का होता है विस्मय, वात्सल्य का होता है स्नेह, शांत का होता है निर्वेद, ठीक। इतने प्रकार के होते हैं रस। आगे बढ़ेंगे तो हमको देखिए देखने को मिलेगा, हाँ वीर का होता है उत्साह, भक्ति का होता है देव विषयक जो विषय है, और विभत्स का होता है जुगुस्सा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं हास्य रस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आते हैं 4-4 नंबर 6-6 नंबर के, तो देख लीजिए 1 या 2 हास्य और करुण है सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको तो आप रट ही लीजिए, ठीक ना। मतलब हंसी आएगी ये आएगी, कोई बात रहेगी। किसी का रंग रूप कुछ भी देख के हंसी आपको आ रही है तो वहीं पे हास्य। किसी व्यक्ति के विकृति रंग रूप गुण वेशभूषा आदि को देख के हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव हास्य है, ठीक ना। पहले किसी को देखेंगे तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा उसे हास्य रस कहते हैं, और जब देख के आप हंसने लगते हैं तो उसे हास्य रस कहते हैं। हाँ देखो उदाहरण आप रट लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना।
नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुत पद कर। ठीक ना। और अगला देखिए, इसका स्थायी भाव जो है आलंबन उद्दीपन, ये सब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। हाँ देखिए, जो वर्णन है शिव के विवाह के समय जब बारात जा रही तब का है, तो वही लोग जो उनकी भूत मंडली थी वही जा रही थी, तो वही लिखा गया है। अपने जो विवाह में बारातियों को देख के शिव के मुख पे हंसी आ गई कि नाना वाहन नाना वेशा, मतलब कोई कैसा वाहन है, कोई कैसा वेशा पहना है, कोई बिना मुख के ही जा रहा है, तो कोई केवल मुख लेके जा रहा है, तो कोई किसी का पैर चल रहा है, कोई बिना पैर के ही चल रहा है। तो ऐसी बारात थी उनकी, तो वही देख के मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसी बारात है। ठीक ना। हाँ, और यहाँ पे देखिए करुण रस। करुण रस में आप क्या करेंगे, इसमें आपको तो शोक उत्पन्न हो जाएगा, कोई बात रहेगी। ठीक ना। जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश होने पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। ठीक। उदाहरण देखिए, अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए, कल ही हल्दी के हाथ, खुले न थे लाज के बोल, खिले न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है यह झिन्ना झार। ठीक ना। ये उस समय की बात है कि जब अभिमन्यु को मार दिया जाता है, उस समय का वर्णन है। ठीक ना। कि अभी तो उनकी एक पत्नी थी उत्तरा कोई, उसके बारे में है कि उसके हाथ के अभी हल्दी मतलब मेहंदी वहदी भी नहीं छुटी है, और तब तक ये सिंदूर जो है वो काल बन गया है। ठीक ना। हाँ, और यह देख लीजिए, एक और देख लीजिए। ठीक ना। आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। यथा बिन पंख खग अति दीना, मन बिन फनी करिवर करहीना, असम जीवन बंधु बिन तोहि, जय जड़ देव जीवाहि मोहि। ठीक ना। एक ये भी वर्णन है। इसमें से जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। हाँ, छंद देखिए आप, छंद आप में क्या छिंदी। ठीक। जिसका अर्थ होता है ढकना। ठीक ना। आच्छादित करना, मतलब किसी भाव को ढक देना, उसी को छंद कहते हैं। छंद का मतलब बंधन भी होता है, किसी चीज़ से बांधना। ठीक ना। मात्राओं और लय से बांधा जाएगा अभी। तो परिभाषा क्या होती है, जिस रचना में वर्ण मात्रा विराम तुक आदि नियमों का विचार करके की जाती है उसे छंद कहते हैं। ठीक ना। छंद के नियमों का एक बंधन होता है। ठीक ना। छंद की युक्त रचना पद कहलाती है, छंद से मुक्त रचना गद कहलाती है। ठीक ना। तो वही पद और गद होता है, गद में कहानियाँ होती हैं, तो उसमें कहाँ कुछ बंधा रहता है। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक देखिए हार्श या लघु वर्ण, एक दीर्घ या गुरु वर्ण। ठीक ना। तो दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी मात्रा के लिए लघु मतलब दीर्घ होता है, और छोटी मात्रा के लिए लघु होता है। ठीक। हास्य वर्ण अ ई उ री को कहते हैं, अ ई उ री, 4 अक्षर। ठीक। और इसको एक पाई से प्रदर्शित करते हैं, एक खंबा से। और गुरु वर्ण को आ ई उ ए ओ गुरु वर्ण कहते हैं। इसे यश की तरह प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब 2 मात्रा होता है। ठीक ना। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक। तो मात्राओं का जैसे यहाँ पे र और म, इसमें एक एक मात्रा है, जबकि रामा में भी एक एक मात्रा है। रमा में देखिए 2 मात्रा है। तो इस तरह अनुस्वार युक्त वर्ण को गुरु माना जाता है, जो ऊपर इस तरह लगा रहता है। ठीक ना। जैसे यही देखिए कंस है, हंस है, तो इसमें 2 मात्रा गिन ली जाएंगी। औतम को भी गुरु माना जाता है। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक ना। गति, मतलब गति, कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। ठीक ना। जैसे मंगल भवन मंगलहारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी,
पाठक को सांस लेकर रुकने या ठहरने को यति कहते हैं। जैसे मंगल भवनो मंगलहारी, तो ये हो गई गति। फिर रुक गए, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो ये हो गई यति। तुक, जब दोनों का तुक मिलता है अंतिम वाले, ठीक ना, अभी मैं जो पढ़ा हूँ तो आखिरी वाला जाके आपको मिल जाता होगा। चरण में प्राय चार भाग में होते हैं, ठीक ना। प्रत्येक छंद में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक। चौपाई और इंद्र वज्रा जैसे दोहा और सोरठा में भी होते हैं, सब में होते हैं। छप्पे और कुंडलियों में भी होते हैं। अब हम लोग चलते हैं सोरठा के पास डायरेक्ट, ठीक ना। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको मत मिस करके जाइएगा, एग्जाम में आता है, ठीक। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक ना। इसके तीसरे चरण के अंत में हमेशा गुरु और लघु होता है, ठीक। मतलब ऐसे होता है, एक दीर्घ होगा एक लघु होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतिम में, ठीक। एक लघु एक गुरु होगा। हाँ, अब देखिए इधर, संभव मन की भूल सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल जिन डारन को पाता नहीं। मतलब कि आप जैसे कि बांस की सेवा कर दिए मन की भूल से, अब उनसे चाह रहे हैं कि फूल, तो उनके डार पे तो केवल पत्ता आता है और फूल तो आते नहीं हैं, ठीक। रोला, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसको भी। इसमें क्या होता है, 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 होता है, विराम 24-24 मात्राओं पर होता है, ठीक ना। यानी 11-13 होते हैं लेकिन विराम जाके 24 मात्रा। ऐसे जो एक पाई होती है इसे विराम कहते हैं, ठीक। तो जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलमेट है विधर्मी मुगल कुराजी, ठीक। और फिर जिनके आगे ठहर न सके जंगी और जहाजी, ठीक ना, जंगी न जहाजी, हैं ये प्रसिद्ध वही छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक। तो ये शिवाजी के बारे में लिखा गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक ना। तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए 11-13, और इसमें आपको याद रखना है 11-11, 13-13, ठीक ना। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा है, ठीक ना, इसमें दूसरा और चौथा है। देखिए इधर, इसमें पहला और तीसरा में 11-11, मतलब इसमें और इसमें, ठीक, 11-11 ऊपर नीचे, ठीक, और इसमें 13 और इसमें भी 13, ठीक। जो ये होता है सोरठा। और जबकि इसमें आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस तरह हो जाएगा 11, 13 और फिर इधर 11, फिर इधर 13, ठीक। ऐसे होता है, बात आई समझ में। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, पहले में 11, फिर बाद में 13, 11-13, 11-13, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं पर्यायवाची की तरफ। तो जो इम्पोर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से वही मात्राएं मैं आपके सामने पर्यायवाची लाया हूँ। इतना आप पढ़ के जाइए, आपका पूरा पर्यायवाची हो जाएगा एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखिए इधर, अग्नि का दहन पावक अनल धूमकेतु, ठीक। एक बार देखिए बस, वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारी पर्यायवाची हैं, कितना रटेंगे आप, बोर्ड वाला रटिए सिर्फ। तो देखिए, अमृत का होता है पीयूष सुधा अमीय सोम। आरण्य क्या होता है, वन जंगल कानन विपिन। अश्व का होता है तुरंग घोटक घोड़ा वजी। आँख का होता है चक्षु नेत्र लोचन अच्छी। आकाश का होता है अंबर अब्र व्योम नभ। और इंद्र का होता है विष्णु वासव देवराज माधवा, ठीक। और कपड़ा का होता है
देखिए कपड़ा का होता है चीर अंबर वस्त्रपट, और कमल का होता है पंकज जलज अंबुज सरोज, और चंद्र का होता है शशि मयंक सोम विधु, और जल का होता है तोय अमृत नीर वारी। ठीक। और तालाब का जो होता है, देखिए तालाब का जो होता है सरोवर सर पुष्कर कसार, और दिन का जो होता है वासर दिवस वार अहन। नदी का जो होता है तरणी सरिता सरित सरिता तटनी। पर्वत का जो होता है गिरि वायु नगगिरि। ठीक। और पवन का जो होता है पवन का वायु समीर हवा अनिल। ठीक। और फिर जो होता है पृथ्वी का वो होता है भू भूमि धरा क्षिति। और पंछी का जो होता है खग मंडल नभ खेचर। ठीक। और मेघ का जो होता है देखिए बादल का, तो मेघ का बादल जलद जलधर अम्बुद। ठीक। और रात्रि का जो होता है आप जानते हैं निशा रजनी यामिनी तमसा। ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए लक्ष्मी का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रमा श्री कमला चंचला। ठीक। और देखिए समुद्र का जो होता है समुद्र का सागर जलधि सिंधु वारिस। ठीक ना। और एक सूर्य का होता है प्रभाकर दिनेश दिनकर मित्र, और एक होता है सोना का कंचन स्वर्ण कनक सुवर्ण। ठीक। इतना आपको एकदम याद। और हाँ देख लीजिए यहाँ पे हाथी का जो होता है हाथी का गज हस्ती मतंग, और हिरण का जो होता है मृग कुरंग, और हाथ का जो होता है करपाणी हस्त। ठीक ना। इतने इम्पॉर्टेंट हैं। और हिरण में सारंग भी आता है। और इसके आगे फिर हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग